नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर जो 5 है उससे प्रवास की धाराएं पढ़ने जा रहे हैं। प्रवास की धाराओं से मतलब होता है कि प्रवास जो है वो किस किस दिशा की ओर हुआ है, कौन कौन से समय में हुआ है, कौन कौन से देशों से सर्वाधिक मात्रा में हुआ है, संख्या के तौर पर उसका क्या मतलब उच्च संख्यक रहा है या मध्यम संख्यक रहा है या अल्पसंख्यक रहा है, और स्थायी प्रवास हुआ है या अस्थायी प्रवास हुआ है। तो इस प्रकार की हम बातें कर रहे हैं। प्रवास की धाराएं जो हैं उनमें एक तो देश पक्ष जिनकी हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं, एक तो देश पक्ष होता है, एक काल पक्ष होता है। प्रवास के पक्ष जिनको हम बोलते हैं देश पक्ष, काल पक्ष, संख्या पक्ष और स्थिरता पक्ष। देश पक्ष के अंतर्गत कौन कौन से देशों से हुआ है, जिसमें दिशा को लेकर के मुख्यतः, काल में समय को लेकर के, संख्या में कितनी संख्या में प्रवास हुआ है, और स्थिरता पक्ष में स्थायी और अस्थायी प्रकार का जो प्रवास है उसकी हम बात करेंगे। देखिए, देश पक्ष को लेकर के सबसे पहले हम बात करते हैं। अंतर महाद्वीपीय प्रवास होता है इसमें एक तो, दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर महाद्वीपीय प्रवास का मतलब ये हुआ कि जैसे एक जो महाद्वीप है उसके देशों के भीतर ही प्रवास हो, है ना, एक ही महाद्वीप के देशों के भीतर ही एक दूसरे देश से में प्रवास हो। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का मतलब होता है कि एक महाद्वीप के जो देश हैं वो दूसरे महाद्वीप के देशों के मध्य में प्रवास हो। उसके बाद में अंतर्राज्यीय प्रवास, जैसे भारत है, भारत में जो 28 राज्य हैं, है ना, भारत में जो 28 राज्य हैं, पहले 29 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी के रूप में विघटित कर दिया गया है। यूनियन टेरिटरी उसको बना दिया है। जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको राज्य का दर्जा जो था उसको समाप्त कर दिया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जिसको निर्मित कर दिया गया है। तो हम 28 राज्यों की बात कर रहे हैं। तो भारत के जैसे 28 राज्य हैं, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास होगा तो वो अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाएगा। और स्थानीय प्रवास, स्थानीय प्रवास 4 प्रकार से होता है। जैसे गांव से गांव की ओर भी हो सकता है ना, एक गांव से दूसरे गांव की ओर, मतलब यह कह सकते हैं कि छोटे गांव से बड़े गांव की ओर, गांव से शहर की ओर, गांव से शहर की ओर सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। और शहर से कभी कभी क्या होता है कि शहर से व्यक्ति गांव की ओर भी आ जाते हैं, और शहर से बड़े शहर की ओर, ठीक है ना। तो 4 प्रकार से होता है ये। काल पक्ष के अंतर्गत देखते हैं तो दीर्घकालीन प्रवास होता है, मध्यकालीन प्रवास होता है और अल्पकालीन प्रवास होता है। मतलब दीर्घकालीन प्रवास लंबे समय के लिए होने वाला प्रवास, मध्यमकालीन समय जो कम समय के लिए होने वाला प्रवास, और अल्पकालीन बहुत ही कम समय के लिए होने वाला प्रवास, जिसके अंतर्गत दैनिक प्रवास भी आता है। दैनिक प्रवास भी आता है। और इस प्रकार का जो प्रवास है वो जो आपका जो बम्बई है, मतलब जिसको आप मुंबई कह रहे हैं, वर्तमान में मुंबई जो है, उसमें 200 किलोमीटर तक की दूरी तक दैनिक प्रवास होता है। व्यक्ति सुबह काम पर जाता है, शाम को वापस अपने जो निवास स्थान है वहाँ पर आ जाता है। तो इस प्रकार का जो प्रवास होगा वो दैनिक प्रवास कहलाएगा। और दैनिक प्रवास ही क्या होता है, एक मौसमी प्रवास होता है ना, मौसम के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार होने वाला प्रवास। जैसे लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जैसे जम्मू कश्मीर के जो गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, भोटियाँ जो हैं, जनजातियाँ जो हैं, ये ऋतु प्रवास करती हैं मौसम के अनुसार। मतलब जैसे ही उनके जो जम्मू कश्मीर के जो चारागाह वाला क्षेत्र जो हैं, जैसे बर्फ़ से ढक जाते हैं तो वो अपने पशुओं को दक्षिणी ढालों की ओर लेकर के आ जाते हैं। और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है तो बर्फ़ पिघल जाती है और चारागाह उपलब्ध हो जाते हैं, तो वो उत्तरी ढालों की ओर अपने पशुओं को लेकर के चले जाते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रवास होता है वो मौसमी प्रवास होता है, ठीक है ना। तो ये भी अल्पकालीन समय के लिए ही होता है, थोड़े समय के लिए ही होता है, जिसको हम ट्रांस ह्यूमेंस कहते हैं। संख्या पक्ष में उच्च संख्यक, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में एक समूह है दूसरे क्षेत्रों की ओर प्रवास कर जाए, मध्यम समूह के रूप में, है ना, और अल्प समूह के रूप में संख्यक, जिसको मतलब संख्या की मात्रा के आधार पर हम कह रहे हैं। स्थिरता पक्ष को लेकर के बात करें तो कुछ प्रवास जो हैं विश्व स्तर में स्थायी प्रवास के रूप में हुए हैं, जबकि कुछ प्रवास अस्थायी रूप में हुए हैं। अगर हम स्थायी प्रवासों को लेकर के बात करें तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जैसे यूरोपीय महाद्वीप से अधिकांश जो जनसंख्या है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पहुंची है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पहुंची है, और आपका जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें यहीं से पहुंचने वाली जनसंख्या जो है वो मुख्यतः पाई जाती है। प्रवास के प्रकार देखिए, प्रवास के रूप और भेद हमने लास्ट क्लास में देखे थे, जो 2 थे, आप्रवास
और उत्प्रवास। आप्रवास मतलब उत्प्रवास का मतलब तो क्या हुआ, आउट माइग्रेशन, और आप्रवास का मतलब क्या हुआ, इमी माइग्रेशन। जो लास्ट क्लास में हमने जिनको रूप और भेद कहा था वो प्रकार नहीं थे, प्रकार ये हैं प्रवास के प्रकार। प्रवास को मुख्य रूप से महाद्वीपीयता के आधार पर, देखिए महाद्वीपीयता का मतलब क्या होता है, एक होता है महाद्वीपीयता, दूसरा होता है समुद्रीयता। महाद्वीपीयता का मतलब होता है, ये शब्द किसने दिया है, ये शब्द दिया है हम्बोल्ट महोदय ने। इस हम्बोल्ट महोदय का ये मानना था कि वास्तव में जैसे जैसे हम किसी भी बड़े स्थल खंड के तटीय क्षेत्रों से मध्यवर्ती भाग की ओर चलते हैं तो वहाँ पे महाद्वीपीयता के गुण आने लग जाते हैं, है ना, स्थल भाग के गुण आने लग जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्थल भाग धीरे धीरे ही गर्म होता है, स्थल भाग जल्दी ही गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है, जबकि स्थल भाग की अपेक्षा जो जलीय भाग होता है वो धीरे धीरे ही गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। और जैसे ही हम किसी भी बड़े स्थल खंड के मध्यवर्ती भाग से तटीय क्षेत्रों की ओर चलते हैं तो फिर वहाँ पे सागरीय जो महासागरीय जो गुण है वो महासागरीय स्वभाव वहाँ पे, या यूँ कहें महासागरीय जलवायु वहाँ पे पाई जाती है, और मध्यवर्ती भाग में स्थलीय जलवायु का स्वभाव या स्थलीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये महाद्वीपीयता जो है ये हम्बोल्ट महोदय के द्वारा दिया गया है। तो इसके आधार पर दो प्रकार के भागों में इसको बांटा गया है। अंतर्देशीय, जिसको हम राष्ट्रीय कह रहे हैं, आंतरिक कह रहे हैं, अंतर्देशीय प्रवास, राष्ट्रीय प्रवास और आंतरिक प्रवास। एक ही देश के भीतर होने वाला जो प्रवास है वो अंतर्देशीय प्रवास कहलाता है। जैसे भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य में, एक देश से राष्ट्रीय के अंतर्गत, जैसे एक देश से दूसरे देश के अंतर्गत, जैसे हमारा भारत जो है वो पाकिस्तान में प्रवास करे, भारत के लोग पाकिस्तान में जाएँ और पाकिस्तान के लोग भारत में, इस प्रकार का राष्ट्रीय प्रवास पास वाले जो देश होते हैं उनमें भी राष्ट्रीय प्रवास हो जाता है कभी कभार। और मुख्यतः वैसे तो एक ही देश के भीतर होने वाला प्रवास होता है ये। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में होता है एक देश से दूसरे देश के मध्य में होने वाला प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास देखते हैं सबसे पहले। यह प्रवास मुख्य रूप से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य में तथा एक ही महाद्वीप के विभिन्न देशों के मध्य में होता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत क्या होता है कि एक महाद्वीप के जो विभिन्न जो देश हैं उन विभिन्न देशों के द्वारा दूसरे महाद्वीप के विभिन्न देशों की ओर प्रवास किया जाता है। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ एक ही महाद्वीप के जो विभिन्न देश हैं उनके अंदर भी क्या होता है, परस्पर प्रवास हो जाता है। यह प्रवास मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि कारणों से होता है। अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास होता है उसके लिए उत्तरदायी जो कारक माने जाते हैं, एक तो ये आर्थिक कारण, एक सामाजिक कारण, धार्मिक कारण और राजनीतिक कारणों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय प्रवास मुख्यतः होता है। विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अब विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कौन कौन से हुए हैं मुख्यतः उनकी हम बात करेंगे। विश्व स्तर पर 18वीं शताब्दी से वर्तमान समय तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवास की दो धाराएं दृष्टिगत होती हैं। कितनी धाराएं? दो धाराएं। मतलब 18वीं शताब्दी से वर्तमान समय तक अगर हम देखते हैं तो वास्तव में दो दिशाओं में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास देखने को मिलता है। दो दिशाओं में, एक तो यूरोपीय प्रवास जो है, एक एशियाई प्रवास। मतलब एक तो यूरोप से जनसंख्या अन्य महाद्वीपीय क्षेत्रों की ओर प्रवास कर गई है, दूसरा है जो एशियाई जो भाग है, एशियाई जो महाद्वीप है ना, वहाँ से भी जनसंख्या कुछ भागों के जो आसपास वाले जो क्षेत्र थे उनमें प्रवास के रूप में पहुँच गई है, जिसके हम बात करने वाले हैं। यूरोपीय प्रवास देखिए, यह प्रवास मुख्य रूप से 12वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के मध्य में सर्वाधिक मात्रा में हुआ है। यूरोपीय महाद्वीप से अगर प्रवास के रूप में जनसंख्या यहाँ से निकली है तो वो 12वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के मध्य में ही सर्वाधिक मात्रा में यहाँ से जनसंख्या अन्य जो महाद्वीपीय क्षेत्र हैं उनमें पहुँची है। यूरोपीय महाद्वीप से प्रवास का मुख्य कारण तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या का संसाधनों पर अत्यधिक दबाव तथा गिरता जीवन स्तर रहा है। यहाँ से अगर हम एक छोटी सी बात करें कि यूरोपीय महाद्वीप से जो प्रवास के रूप में जनसंख्या यहाँ से अन्य महाद्वीपों की ओर पलायन कर गई है, उसके पीछे क्या कारण रहा है। एक तो इस महाद्वीप की जनसंख्या, क्योंकि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति यूरोपीय भाग में हुई थी, इंग्लैंड में 1779 में, है ना, तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति यही हुई, तो यहाँ पे तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है। अब तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने जो प्राकृतिक संसाधन थे वो सीमित मात्रा में होते हैं प्राकृतिक संसाधन, तो तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने सीमित मात्रा में जो संसाधन थे तो उनके ऊपर दबाव बढ़ने लगता है धीरे धीरे, है ना। तो एक तो उनके ऊपर दबाव बढ़ने से जो जीवन स्तर है वो धीरे धीरे गिरने लगता है, और इसी के कारण यहाँ पे स्थलखंड भी ज़्यादा बड़ा नहीं है यूरोप महाद्वीप का, तो इसी के कारण यहाँ से जनसंख्या जो है प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए अन्य
जो महाद्वीपीय क्षेत्र हैं उनकी ओर पलायन कर जाती है। ठीक है। यूरोपीय महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर, यूरोपीय महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, पुर्तगाल है, स्पेन तथा नीदरलैंड। देखिए नीदरलैंड जो है इसका प्राचीन नाम एक तो आपका डच है, क्या है, डच, और इसका और एक प्राचीन नाम है हॉलैंड, जिसको क्या कहते हैं, हॉलैंड कहते हैं, और वर्तमान नाम है नीदरलैंड। आदि देशों के द्वारा समुद्री मार्ग को पार करते हुए अमेरिकन महाद्वीप, एक तो अमेरिकन जो महाद्वीप है, अमेरिकन महाद्वीप के अंतर्गत 2 महाद्वीप आते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, तथा ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप में प्रवास किया गया है। यहाँ पे हल्का सा अगर हम देखें तो अफ्रीकी जो महाद्वीप है उसमें भी यूरोपीय क्षेत्रों से, अफ्रीकी जो महाद्वीप है उसके कुछ देशों में यूरोपीय क्षेत्र से जनसंख्या पहुँची है। यूरोपीय प्रवास मुख्य रूप से 2 धाराओं के रूप में हुआ है। यूरोपीय जो प्रवास है वो मुख्य रूप से कितनी धाराओं के रूप में हुआ है, 2 धाराओं के रूप में हुआ है। यूरोपीय प्रवास मुख्य रूप से 2 धाराओं के रूप में हुआ है। एक तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर हुआ है, ये तो बात हमने कर ही ली ना कि यूरोपीय जो महाद्वीप है वहाँ से जनसंख्या किस ओर गई है, एक तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, अमेरिकन महाद्वीपों की ओर जनसंख्या का प्रवास हुआ है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप की ओर जनसंख्या का प्रवास हुआ है। उसके बाद में अफ्रीकन महाद्वीप की ओर जनसंख्या का प्रवास हुआ है। एक तो ये बात हमने कर ली। अब ये प्रवास जो हुआ है वो मुख्यतः कौन से क्षेत्रों में, इन महाद्वीपों के कौन से भागों में जनसंख्या का प्रवास हुआ है, तो एक तो हम बात कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर, और दूसरा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की ओर। एक तो क्या हो गया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की ओर, जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। यूरोपीय प्रवासियों के द्वारा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय अमेरिकन महाद्वीप के तटवर्ती क्षेत्रों में प्रवास किया गया। अमेरिका के महाद्वीप का जो तटीय क्षेत्र है उनके ओर प्रवास किया गया। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी देशों में भी, एशिया महाद्वीप जो है उसके दक्षिणी पूर्वी जो देश हैं, दक्षिणी पूर्वी देशों के अंतर्गत एक तो जैसे आपका भारत आता है, म्यांमार आता है, बांग्लादेश आता है, थाईलैंड आता है, कंबोडिया आता है, वियतनाम आता है, इंडोनेशिया आता है है ना, सिंगापुर आता है, और पूर्वी तिमोर आता है ना। ये सारे देश इसी दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के अंतर्गत कंसिडर किए जाते हैं। भारत, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, हिंद, चीन। जो चाइना का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है उसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है ये। आदि इन लोगों के द्वारा कपास, अब इन क्षेत्रों में ये लोग क्या करने गए थे, कपास, गन्ना, गरम मसाले, तंबाकू, कहवा, चाय व चावल आदि की कृषि की गई इन लोगों के द्वारा। इन विस्तृत बागानों पर, विस्तृत मतलब बड़े बड़े क्षेत्रों में जो बागान लगाए गए इन लोगों के द्वारा, इन विस्तृत बागानों पर काम करने के लिए इन लोगों के द्वारा बंधुआ मजदूर भेजे जाते थे। बंधुआ मजदूर मतलब जो उस समय ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान यहाँ पे जो लोग भेजे जाते थे वो पूरी तरह से ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे, और जिनको बंधुआ मजदूर कहते थे, तो उनको काम करने के लिए यहाँ भेज दिया जाता था, और इस प्रकार की वो लोग कृषि करते थे यहाँ पे विस्तृत बागानों में। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यूरोपीय महाद्वीप मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यूरोप महाद्वीप जो है मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, जहाँ पे शीत जलवायु भी पाई जाती है और उष्ण जलवायु भी पाई जाती है। ऐसी जो क्षेत्र, हम ये कह सकते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध हम किसे कह रहे हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य वाला जो भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में भी इस प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यूरोप महाद्वीप पूरत मतलब ग्लोब पर अगर हम यूरोप महाद्वीप की स्थिति को लेकर के बात करते हैं तो यूरोप महाद्वीप जो है वो पूरी तरह से शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। अतः यूरोप महाद्वीप से निकलने वाली प्रवासी जनसंख्या मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधों में स्थित, शीतोष्ण कटिबंधों में स्थित जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, दक्षिण अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड आदि में सुगमता से स्थायी रूप से रहने लगती है। मतलब यूरोप महाद्वीप शीतोष्ण कटिबंध में, तो यहाँ से निकलने वाली जो जनसंख्या है वो भी जहाँ जहाँ पे शीतोष्ण जलवायु
कटिबंध पाया जाता है वहाँ वहाँ पे ये जनसंख्या पहुँच जाती है ना। और संयुक्त राज्य अमेरिका भी शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, कनाडा भी शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, दक्षिणी अफ्रीका भी शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका भी शीतोष्ण कटिबंध में, अधिकांश भाग उसका शीतोष्ण कटिबंध में आता है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, ये शीतोष्ण कटिबंध में स्थित महाद्वीप है। उसके बाद में यूरोपीय महाद्वीप से बढ़ती जनसंख्या व घटते संसाधनों के कारण 1820 से 1940 के मध्य 6 करोड़ जनसंख्या अन्य देशों में प्रवास कर गई। बढ़ती हुई तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने जैसे ही संसाधन सीमित होने लगते हैं तो 1820 से 1940 के मध्य में ही, आप सोचिए 1820 से 1940 के मध्य में ही, मतलब 120 वर्षों का समय है ये, तो उसमें ही 6 करोड़ जनसंख्या अन्य देशों में प्रवास कर जाती है। यूरोपीय जनसंख्या का सबसे बड़ा अप्रवासी देश, अगर यूरोपीय महाद्वीप से सबसे ज़्यादा प्रवासी जनसंख्या के रूप में पहुंचने वाली जो जनसंख्या गई है वो कहाँ पे गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा यूरोप महाद्वीप से पहुंचने वाली जनसंख्या है संयुक्त राज्य अमेरिका में, जिसमें 1840 से 1914 के मध्य 5 करोड़ जनसंख्या अकेले कहाँ पहुँच जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में पहुँच जाती है, जिसमें से अंतिम 34 वर्षों में, और अंतिम जो 34 वर्ष रहे हैं मतलब 1840 से 1914 के मध्य जो अंतिम 34 वर्ष रहे हैं, उन अंतिम 34 वर्षों में 4 करोड़ जनसंख्या अप्रवासी जनसंख्या के रूप में प्रवेश करती है। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस प्रकार से आप इसको डिटेल से आप ध्यान कर लेंगे। आगे की बात करेंगे हम कल।